आज का यह जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक पूरी तरह से पिछले वीडियो से कनेक्टेड है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन की घटना और प्रकाश के नियम को हमने पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने ये देखा कि प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से चलकर आती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके साथ दो घटनाएं होती हैं। वे कौन कौन सी हैं कि या तो अभिलंब की पास आती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, या अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। तो इतना तो हमने आपको रटा दिया जो कि बिल्कुल एकदम रूल के खिलाफ है, क्योंकि रटाना सख्त मना है। तो देखिए विज्ञान इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि किसी भी बात को यह हवाई में नहीं कहता, जो भी बात कहता है उसको प्रूफ करके भी दिखाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही प्रूफ करेंगे कि आखिर जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना में जो पथ से विचलित हो जाती थी तो वह अभिलंब की ओर क्यों झुकती है, अभिलंब से दूर क्यों हटती है। तो आज के इस सेशन में हम उसी क्यों का जवाब बिल्कुल देने वाले हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो अगर इस टॉपिक को आप पढ़े रहेंगे तो आपको अगले आने वाली क्लास में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो वीडियो की भाषा बिल्कुल सहज सरल और आपकी भाषा में होने वाली है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने कल पढ़ा था अपवर्तन का पहला नियम यानी स्नेल का नियम, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, आपतन कोण की जा का मतलब साइन और आपतन कोण का मतलब क्या, आई। यानी आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा, तो जा का मतलब साइन और अपवर्तन कोण आपका होता है आर। तो इनका अनुपात सदैव क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। क्या होता है, स्थिरांक होता है। इनका अनुपात सदैव क्या होता है, स्थिरांक होता है। और इसी स्थिरांक को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी स्थिरांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम अपवर्तनांक के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या बताया कि स्नेल का जो नियम है उसके हिसाब से क्या होता है, स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात यानी कि भाग सदैव क्या होता है, स्थिर रहता है, स्थिरांक रहता है। और इनके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए दो चीजें हैं। अगर जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ और ड्रा कर लेता हूँ। यह आपतित किरण है और यह क्या है, अभिलंब है। और यह आपका वायु है और यह आपका क्या है, जल है। कहने का मतलब वायु सघन माध्यम है, वायु विरल माध्यम है, जल क्या है, सघन माध्यम है। और जब विरल से सघन में जाती है तो आप लोग भली भांति रटे हैं, क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी ऐसे न जाकर के अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो यह कोण आपका आई हो जाता है और यह कोण क्या हो जाता है, कोण आर हो जाता है। अब देखिए अगर यह माध्यम एक है आपका और यह माध्यम क्या है, दो है, वो है। अब अगर हमको इसे लिखना है स्नेल के नियम के रूप में, यानी अगर इसको लिखना है साइन आई बटे साइन आर के रूप में लिखना है, तो हम जानते हैं कि यह क्या होता है, स्थिरांक होता है। और स्थिरांक को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। स्थिरांक को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अभी धीरे धीरे आप चीज़ों को समझते जाइए, जैसे चीज़ें पूरी कंप्लीट हो जाएंगी आपको अपवर्तनांक बिल्कुल से समझ में आ जाएगा। और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि अभिलंब की ओर क्यों झुकती है, अभिलंब से दूर क्यों हटती है। तो देखिए इसको अगर हमें लिखना हो तो इसका मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक। इसका मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक। यानी इनका अनुपात आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात, यानी कि अपवर्तनांक। अगर हमें इसका अपवर्तनांक लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात कि जो अपवर्तनांक होता है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से, स्मॉल एन से। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे माध्यम एक से प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से आ रही है, यानी माध्यम एक से आ रही है और माध्यम दो में जा रही है। तो अगर इसको हमें लिखना हो तो इसको हम लिखेंगे 2 1, यानी कि जिसमें किरण जा रही हो उसको हम एन के बाद लिखेंगे और जिससे जा रही हो उसको हम बाद में लिखेंगे।
जिसमें जा रही होगी उसको पहले और जिससे आ रही होगी उसको हम क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। अब अगर हम इस N21 का अगर हम मतलब निकालें, N21 का अगर मतलब देखें तो N21 का मतलब ये है, N21 इसको 21 नहीं पढ़ेंगे, N21 इसको पढ़ेंगे 2 and 1। तो अगर हम इसमें N21 का अगर मतलब देखें तो N21 का मतलब ये है कि माध्यम माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अगर N21 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर इसको हम दूसरी भाषा में अगर हम लिखें, तो इसको हम लिख सकते हैं कि माध्यम 1 में किसकी चाल, प्रकाश की चाल। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में किसकी चाल, प्रकाश की चाल। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यानी कि अगर आपके पास N21 लिखा है तो इसको दो तरह से हम पढ़ सकते हैं। दो तरफ पढ़ कैसे सकते हैं, इसको हम ये पढ़ सकते हैं कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। और इसका मतलब क्या होगा, यानी कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब ये होगा कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। यानी कहीं भी अगर आपको अपवर्तनांक निकालना है, किसका अपवर्तनांक, 2 के सापेक्ष 1 का अगर अपवर्तनांक निकालना है तो आप 1 में प्रकाश की चाल बटे 2 में प्रकाश की चाल करके दोनों का भाग लगा देंगे तो आपको इसकी वैल्यू पता हो जाएगी। अब अगर एक एग्जांपल के लिए और ले लें हम कि इसको हम क्या कर दें, N12 कर दें। इसको हम क्या कर दें, N12 अगर कर दें तो जैसा कि यहां पे हमने बताया था कि 2 को अगर पहले लिखा है तो 2 का 1 के सापेक्ष, तो यहां क्या हो जाएगा, 1 का 2 के सापेक्ष। तो इसको हम लिख सकते हैं माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। और अगर ऐसा लिखा हुआ है कि माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। यानी कि अगर आपके पास N12 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, और उसका मतलब क्या होगा कि माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। अब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को हम लिख सकते हैं V1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को हम क्या लिख सकते हैं, V2। उसी प्रकार से माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को हम क्या लिख सकते हैं, V2 बटे इसको क्या लिख सकते हैं, V1। ध्यान से समझिएगा, आगे जाकर के लिंक करेंगे, सब कुछ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 दे देते हैं और मैं इस चीज को रफ करता हूं। फिलहाल मैं ये समझ रहा हूं कि आपको इसका मतलब भली भांति समझ में आ गया होगा। तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, आपने इतना तो समझ लिया कि अगर N21 लिखा हुआ है तो माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे 1 में प्रकाश की चाल। पहला चीज कि देखिए, जैसे अगर आपको N21 लिखा हुआ है तो इसमें आप 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, और जब इसको चाल के रूप में लिखेंगे तो जो यहाँ पहला वाला है वह पहले आ जाएगा, यानी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे पहला वाला माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि अगर N21 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे कि V1 बटे V2, और अगर अगर N12 लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे V2 बटे V1। इस N12 लिखा हुआ है तो V2 बटे V1 और N21 लिखा हुआ है तो V1 बटे V2। अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगर हम लिख दें 7 8
n 7 8 लिख दें तो माध्यम 7 का 8 के सापेक्ष अपवर्तनांक, और जब इसको लिखना होगा तो इसको हम लिखेंगे V8 बटे V7। तो यानी कि अब ये चीज आप क्लियरिफाई कर चुके होंगे, समझ लिए होंगे। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब अगर आपके पास इसके जगह पर जैसे दो चीजें लिखी होती थी, अब आपके पास केवल व केवल कितनी चीजें लिखी हुई हैं, एक चीजें लिखी हुई हैं, और दूसरी चीज कि यहाँ पे दो चीज लिखी हुई थी, यानी कि दो माध्यम आपके पास था, तो एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक ज्ञात करते थे। तो यहाँ इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको हम क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन अब जो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है, अब यहाँ पे दो चीज हमारे पास नहीं है, केवल एक चीज है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसको हम कहेंगे माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी इसके सापेक्ष में कोई नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो अब निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि निर्वात में निर्वात लेंगे। इसके पास भाई कोई है नहीं, सापेक्ष लेने के लिए कोई है नहीं, तो हम ये मान लेंगे कि निर्वात यानी कि जहां पे कुछ भी ना हो, हवा तक जहां पे ना हो, तो यहां पे हम निर्वात लेंगे। क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अब यहां पे पहला माध्यम है, तो माध्यम एक में किसकी चाल, प्रकाश की चाल। हम कहेंगे क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक जब कभी भी n के साथ आपका केवल एक हो, दो नहीं हो। अगर दो होगा तो वहां पे आपका सापेक्षिक अपवर्तनांक होगा, और अगर एक होगा तो वहां पे क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। वहां पे हम इसको क्या करेंगे, प्रकाश की चाल बटे माध्यम एक की चाल, यानी कि इसको प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करते हैं, और माध्यम एक में प्रकाश की चाल को हम किससे प्रदर्शित कर लेते हैं, V1 से प्रदर्शित कर लेते हैं। अब अगर इसको हम लिखें N2, तो यह भी क्या है, आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और इसको कैसे लिखा जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कौन सा माध्यम है, माध्यम 2 है। तो यहां पे ये लिख लेंगे हम कि माध्यम 2 में किसकी चाल, प्रकाश की चाल। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल यानी C बटे इसको क्या लिख लेंगे, V1। इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको हम इन दोनों का क्या कर दें, अगर हम क्या कर दें, इन दोनों का भाग लगा दें, यानी समीकरण 3 व 4 का हम क्या कर दें, का भाग करने पर, समीकरण 3 व 4 का भाग करने पर, तो LHS और RHS का आपस में भाग लग जाएगा, यानी N1 बटे कितना हो जाएगा, N2 हो जाएगा, और इसका मान कितना है, C बटे V1 बटे यहाँ क्या है, C बटे V2। तो C से तो C आपका कट जाएगा, यह बटे के बटे में है इसलिए ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा आपका V2 बटे V1। यह क्या हो जाएगा, V2 बटे V1, यानी कि N1 बटे N2 बराबर V2 बटे V1, और V2 बटे V1 क्या है, V2 बटे V1 क्या है, N12 है। अब देखिए लिंक कीजिएगा, सबसे समझ में आ जाएगा। यानी कि V2 बटे V1 किसके बराबर है, पहले तो N1 बटे N2 के बराबर है, और N1 बटे N2 यानी V1 बटे V2 किसके बराबर है, N12 के बराबर है, N12 के बराबर है। इस सूत्र से आपको फायदा क्या है कि जैसे अगर आपके पास N1 का मान है और N2 का मान है, तो आप आराम से N12 निकाल सकते हैं, यानी माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास इसका वेग है, V1 पता है और V2 पता है, तो भी आप N12 निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें, इसको हम पलट दें, V1 बटे V2 को हम क्या कर दें, V1 बटे V2 कर दें, और इस N2 और N1 को हम पलट दें, तो N2 बटे अगर N1 कर दें, तो N2 बटे V1 बटे V2, V1 बटे V2 किसके बराबर है, N21 के बराबर है। तो यहाँ से इसको भी आप लिंक कर पाए होंगे कि N21 को अगर हम N के पदों में लिखना हो तो पहला बटे दूसरा यानी N2 बटे 1। भाई 2 पहले है तो 2 ऊपर और 1 बाद में है तो N नीचे। यहाँ पे क्या था, 1 पहले था तो N1 ऊपर, 2 बाद में था तो 2 नीचे। यानी पहले वाला बाद में N के पद में लिखना है तो पहले वाला पहले, दूसरा वाला बाद में।
अगर भी के पद में लिखना है तो पहला वाला दूसरा वाला पहले और पहला वाला बाद में, ठीक वही है। पहले वाला यन के रूप में लिखना है तो पहला वाला पहले दूसरा वाला बाद में, भी के पद में लिखना है तो दूसरा वाला पहले और पहला वाला बाद में। इस प्रकार से आप इन दोनों सूत्रों को रिवाइंड अप कर सकते हैं। तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं इस वीडियो के मुख्य कंसेप्ट पर। तो बच्चों देखिए, यह आपका क्या है, एक आपतित किरण है जो कि इस आपतन बिंदु पर टकरा रही है, तो ये हमने अभिलंब डाल दिया। और चूंकि यहाँ पे आपका क्या है, वायु है यानी कि विरल माध्यम है, यहाँ पे आपका द्रव है यानी कि जल है, यानी कि सघन माध्यम है, वायु से सघन माध्यम है, तो यह इसको ऐसे जाना था, यह विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर इस प्रकार से यह किरण क्या की, झुक गई। अब अगर इसे हमें लिखना है साइन आई बटे साइन आर के रूप में लिखना है, तो साइन आई बटे साइन आर क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। और अपवर्तनांक को हम कैसे लिखते हैं, अगर यह माध्यम 2 है और यह माध्यम 1 है तो जिसमें जा रही है उसको हम पहले लिख लेंगे और जिससे आ रही है उसको हम क्या करेंगे, बाद में लिख लेंगे। यानी इस रूप में इसको क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। अब अगर अभी अभी जो हमने पढ़ा कि N21 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो N21 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर N के पद में लिखना हो तो N2 बटे N1 लिख सकते हैं, और अगर V के पद में लिखना है तो V1 बटे V2 ये हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लिखते हैं साइन, यह क्या है, साइन I है और यह क्या है, आपका साइन R है। अब इसको N21 को हम दोनों के रूप में लिख सकते हैं, आइए लिख लेते हैं N2 बटे N1 और यह क्या है आपका V1 बटे V2। अब एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जो सघन होता है, सघन का अपवर्तनांक हमेशा क्या होता है, सघन का अपवर्तनांक हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो माध्यम आपका विरल होता है उसका अपवर्तनांक हमेशा क्या होता है, कम होता है। अपवर्तनांक हमेशा क्या होता है, सघन माध्यम का ज़्यादा होता है। यानी कि अगर माध्यम सघन है तो यहाँ पे इसको अगर इस सिंबल में लिखेंगे तो गलत होगा, यहाँ पे हम इसको ये लिख सकते हैं कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो आपका विरल माध्यम होगा, विरल माध्यम का अपवर्तनांक जो है आपका क्या होगा, कम होगा। हमेशा विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम यहां से देखें तो जो सघन माध्यम है उसका अपवर्तनांक, सघन माध्यम कौन सा है आपका, N2 है, दूसरा माध्यम सघन है और पहला माध्यम आपका क्या है, विरल है। तो सघन का क्या होगा, ज्यादा होगा, तो N2 का मान हमेशा यहां पर N1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब थोड़ी देर के लिए इस सूत्र पर आते हैं हम, यहां पे क्या है आपका साइन I और यहां पे क्या है आपका साइन R, और इस N1 और N2 के जगह को थोड़ा सा भूल करके हम N2 क्या है, ज्यादा है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं कि ज्यादा लिख लेते हैं, और N1 आपका कम है तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, कम लिख लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हमने बताया कि जो माध्यम विरल होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, जो सघन होता है उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, और जो विरल होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। तो अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो N2 क्या है, ज्यादा है, और N1 क्या है आपका, कम है। तो N2 के जगह पे हमने ज्यादा रख लिया और N1 के जगह पे हमने क्या रख लिया, कम रख लिया। और थोड़ी देर के लिए इस साइन को भी आप भूल जाएं, क्योंकि साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा। तो इस साइन को अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो यहाँ पे आपका I बटे R हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा, और नीचे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी R क्या है आपका अपवर्तन कोण है और I क्या है आपका आपतन कोण है। तो चूंकि अपवर्तन कोण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अपवर्तन कोण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहां पर अपवर्तनांक ज्यादा होने के कारण यह क्या करेगा, कोण को कम करने का प्रयास करेगा। चूंकि सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह क्या है, ज्यादा है, और जब अपवर्तनांक ज्यादा है तो वह परावर्तन कोण को क्या करने के लिए कोशिश करेगा, R के मान को क्या करेगा, कम करेगा, और I के मान को क्या करने के लिए कोशिश करेगा, ज्यादा करने के लिए कोशिश करेगा। यानी कि अगर
भाई अगर अभिलंब से दूर हटती तो इस कोण का मान बढ़ता ना, तो यह कोण के मान को, आर के मान को कम करने के लिए यह क्या करेगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और अगर इसका उल्टा होता, अगर इसका उल्टा होता, 1 के जगह पे 2 होता, तो इसका यहाँ पर तब कम होता और यहाँ पे ज़्यादा होता, और ज़्यादा करने के लिए अभिलंब से क्या होता, दूर जाता। तो यही हमने आपको एकदम प्योर लॉजिक समझाया है कि आखिर कोई भी किरण अभिलंब से दूर क्यों हटती है और अभिलंब से पास क्यों आती है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि कहीं पे किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई करता हूं। अगर आपकी कोई ऐसी डाउट होगी तो उस डाउट को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।